एक्टिविटी में रहे और बाजार को इन्होंने सपोर्ट भी किया, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बिल्कुल, अगर आज मार्केट देखेंगे तो आज फिर से यूएस फ्यूचर्स का सहारा लेके हमने दूसरे दिन मार्केट ने गैप डाउन अप किया और साथ ही आज 17,200 17,400 दोनों जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल थे मार्केट के वो आखिरकार पार हो गए। कल डिक्लाइंस थोड़े ज़्यादा थे लेकिन आज कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था कि मार्केट के अंदर जब शॉर्ट कवरिंग आई तो आपको एडवांसेस ज़्यादा होते हुए दिखे और अपनी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं करीब करीब 1300 शेयर ऐसे थे जो आज हर निशान में कल के मुकाबले और तेज़ी के साथ बड़े बंद हुए हैं। खैर, आज मार्केट की लीडरशिप किन के पास थी पहले वो जरा आपके सामने रखते हैं। एसबीआई सरकारी बैंकों का खेमा पिछले 2-3 दिन से चल रहा है और हम आपको ये भी लगातार बता चुके हैं कि एफआईज की जो होल्डिंग है वो 19% से बढ़कर 24% लॉन्ग की हो चुकी है। इसका मतलब एफआईज बैंक्स में और आईटी में खरीदारी करें, इसलिए पहला शेयर एसबीआई आपको स्क्रीन पर दिखेगा। अदानी पोर्ट्स के अंदर भी अच्छी खरीदारी आज होते हुए दिखी है, ज्यादातर अदानी ग्रुप के शेयर फिर से चलने लग गए हैं। इसके अलावा आयशर और नेस्ले इंडिया जिसके नंबर्स आने हैं उसके अंदर आज पहले ही कुछ खरीदारी होती हुई दिखी है। सिगरेट से जुड़ी हुई कंपनी है आईटीसी, गोडफ्रे फिलिप्स और वीएसटी इंडस्ट्रीज, इन सभी के अंदर खरीदारी है। हालांकि आईटीसी निफ्टी का पार्ट है इसलिए टॉप गेनर बना है। आते हैं एनटीपीसी के अंदर, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये शेयर लाल निशान में था। एचडीएफसी, बजाज ऑटो, ये कुछ एक वो शेयर्स थे जिन्होंने आज लाल निशान में क्लोजिंग दी। लेकिन आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, इसमें कोई भी ऐसा शेयर नहीं जिसकी परसेंटेज गिरावट कहीं भी 1-1.5% से कहीं ज्यादा हो। तो ज्यादातर शेयर जो टूटे भी हैं वो थोड़े कम टूटे हैं। साल का हाई किसने लगाया, वो था कोल इंडिया, ये खुला लाल निशान में लेकिन डेज हाई पे जाके बंद हुआ और साथ ही सन फार्मा के अंदर भी हमको साल का हाई लगता हुआ दिखा। छोटे मझोले शेयर यानी कि मिड कैप की अगर आप कैटेगरी में आप आएंगे तो वहां पर आपको साफ साफ दिखेगा कि कुछ अच्छे शेयर्स के अंदर खरीदारी आपको होते हुए दिखी है। इंडियन बैंक, टीवीएस मोटर्स, बीएचईएल, कैनरा बैंक, ये कुछ एक वो शेयर्स थे जहां पे आपको अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखी है। पीएनबी भी आज ऑलमोस्ट डेज हाई पे जाके बंद हुआ है, करीब 5% की मजबूती इसने दिखाई है। कमजोरी कहां पे थी, टाटा एलेक्सी के जब से नंबर आए हैं वो लगातार पिट रहा है और आज भी उसने 5% से ज़्यादा का गोता लगा दिया नीचे। नवीन फ्लोरो के अंदर आज का फिर से नुकसान हुआ। आज मदरसन सुमी के अंदर एक ब्लॉक डील लगी, ये शेयर डेज लो पे जाके बंद हुआ। ये कुछ एक वो शेयर्स थे जिनके आज दिन ठीक नहीं था, इन स्पाइट ऑफ दिस कि आज निफ्टी 17,500 के आसपास जाके बंद हुआ है। साल का हाई छोटे मझोले शेयर की कैटेगरी में वो था इंडियन बैंक, टीवीएस मोटर्स, आईडीएफसी फर्स्ट और फेडरल बैंक जैसे शेयर ऐसे थे जिन्होंने साल का आज का हाई भी टेस्ट किया। तो कुल मिला के आज के लिए मार्केट काफ़ी बेहतर था। हमने 500 पॉइंट की जर्नी सभी 2 ही दिन में अचीव कर ली है। अब कल अगर बाजार फिर से चलता है तो अपने आप में बहुत बेहतरीन होगा और कंपलसरी शॉर्ट कवरिंग ठीक दिवाली से पहले आपको आती हुई दिख सकती है। बिल्कुल, तो काफ़ी शानदार दिन बाजार के लिए। बहुत शुक्रिया डिम्पी उस पूरे अपडेट के लिए। और हमने दिन भर आज बाजार के कई दिग्गजों से बातचीत भी की। डायमेंशन कंसल्टेंट्स के सीईओ अजय श्रीवास्तव का कहना है कि फिलहाल बाजार में बेहद समझदारी से निवेश करने की रणनीति बनाने की जरूरत है। साथ ही इस समय लग्जरी सेगमेंट में तेजी नजर आ रही है। पूरा माहौल है और जो ग्रोथ भी है आरबीआई की वो भी 6% से ऊपर की नहीं आ रही है। तो उस माहौल में देखते हुए टू एक्सपेक्ट कि यार अब स्टॉक मार्केट की आउटरीच इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगी, हमें तो नहीं लगता है। हमें तो अभी भी लगता है कि नेक्स्ट ईयर 2 ईयर के अंदर में आप अगर फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स की रिटर्न शायद इक्विटी रिटर्न से ज्यादा ही आएगी। ठीक है, सेलेक्ट मिड कैप है, सेलेक्ट स्टॉक है, उसमें आपको अच्छी रिटर्न मिल जाएगी। बट ऑन अ ब्रॉडर मार्केट उम्मीद करना कि ये 15-20% रिटर्न आएगी इस मार्केट के ऊपर में बहुत मुश्किल लग रहा है। बिकॉज अभी भी ये इन्फ्लेशन का जो आपने मुद्दा उठाया पास थ्रू अभी नहीं आया है और अब आता रहेगा धीरे धीरे लगातार। इकोनॉमिक ग्रोथ आपने देखा सीमेंट के अंदर में देखा आपने कि सेल ही ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट थी एसीसी की। अगर वो एक इंडिकेशन है तो उसका बड़ा क्लियर इंपैक्ट आएगा नेक्स्ट ईयर में। तो आई थिंक इन्वेस्टर को बड़ा सोच समझ के करना है इस काम में। इसमें ये मार्केट वो है हमारे हिसाब से प्रियंका जी की यूफोरिया को आप बेचिए, यूफोरिया खरीदिए मत। आप जब बहुत वीकनेस है तभी जाइए खरीदने के लिए और अपना पोर्टफोलियो मैनेज करिए एक्टिवली, बिकॉज इसमें प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी है इस बाजार के अंदर में। तो उछाल के बाजार के अंदर में खरीदना हमारे हिसाब से मुनासिब नहीं है। हाई इन्फ्लेशन में जब बहुत करेक्शन होगी तो आप देखिए अपने स्टॉक को और प्रॉफिट जरूर बुक करिए, बिकॉज इस स्टॉक को चलाना FY24 तक हमारे हिसाब से तो बहुत ही मतलब रिटर्न आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। और कल का दिन बाजार के लिए काफ़ी अहम है। कल निफ्टी की कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। नेस्ले के दूसरी तिमाही के नतीजे कल पेश होंगे। क्या उम्मीद की जानी चाहिए इस बार नेस्ले से, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला। विनी, बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार नेस्ले के नंबर से?
वहाँ पे जो ओवरऑल रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है वहाँ डबल डिजिट रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट्स की जो मुनाफा की बात करें तो वहाँ पे 5% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वहाँ पे थोड़ा वीकनेस एक्सपेक्टेड है, थोड़ी वीकनेस एक्सपेक्टेड है। और इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है कि 400 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी इबिटा मार्जिन, और इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है 20.1% पे वर्सेज 24.4%। तो श्योरली कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है इबिटा मार्जिन में। उसके अलावा जो फैक्टर्स मेनली इम्पैक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ को, तो वहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है प्राइसिंग ड्रिवन ग्रोथ होगी ये टाइम रेवेन्यू में इस बार भी, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी प्राइस हाइक्स ले चुके हैं अपने ये क्वार्टर में भी। उसके अलावा मार्जिन्स की बात करें तो एग्री इन्फ्लेशन हाई है, इंक्रीज फोकस आ रहा है लोअर यूनिट प्रोडक्ट्स पे, और उसके अलावा जो पेनिट्रेशन रूरल एरिया में है वहाँ पे वो जो फैक्टर्स है ग्रॉस मार्जिन को इम्पैक्ट करे, और इनफैक्ट ये सब फैक्टर्स उनके मार्जिन प्रेशर बोले तो ये कंटिन्यू हो रहा है इबिटा परफॉर्मेंस इबिटा मार्जिन पे भी, और फ्रेट कॉस्ट भी इंक्रीज हो चुकी है, तो ये इबिटा मार्जिन पे भी प्रेशर बढ़ा रही है। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ ये टाइम एक्सपेक्टेड है मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, 5% की अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कमेंट्री में क्या वॉच आउट करेंगे कि डिमांड ट्रेंड्स कैसे आ रही है कंपनी की। उसके अलावा जो रूरल ट्रेंड्स है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कोई एफएमसीजी कंपनी ने कई एफएमसीजी कंपनी ने हाईलाइट की थी कि रूरल एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या नेस्ले भी ये फैक्टर हाईलाइट कर रहा है, क्या है ये ट्रेंड, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या वो फिर से और प्राइस हाइक्स लेंगे उस पर कुछ कमेंट्री, और न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन क्या है कंपनी के लिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। करेक्ट, बिल्कुल। तो ये कई सारे फैक्टर्स जो नेस्ले के नंबर्स को इम्पैक्ट करेंगे वो बता रही थी आपको विनी। और इंडसइंड बैंक के भी नतीजे आने वाले हैं कल, वहाँ क्या अनुमान है बताने के लिए मेरे सहयोगी हर्ष जुड़ रहे हैं। बताइए हर्ष। इंडसइंड बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम नंबर है वो जाएगा अराउंड 17.5+ ग्रोथ दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 4+% सिक्वेंशियली। अब वो नंबर अराउंड 4,300 करोड़ के आसपास आने की अपेक्षा है। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें, अच्छा खासा ग्रोथ 3,500 करोड़ पे। जब हम ये दोनों नंबर्स को देखें, लार्जली ग्रोथ दो जगह से आ रही है। ऑफ कोर्स जो लोन ग्रोथ है वो काफ़ी सॉलिड आया है, 4+% सिक्वेंशियली। डिपॉजिट साइड पे भी 4+% ग्रोथ दिखा है सिक्वेंशियली। तो वो एक जगह है। और दूसरी जगह है कि जो इंटरेस्ट री रेटिंग साइकिल जो शुरू हुई है उससे भी इंडसइंड बैंक का काफ़ी बेनिफिट होगा। जब हम प्रोविजंस को देखें तो प्रोविजंस लार्जली लोअर ट्रेंड हो रहे हैं। 1100 करोड़ पे वो प्रोविजन का नंबर एक्सपेक्टेड है, जो कि 1250 करोड़ पे था Q1 FY23 में। तो ऑलरेडी स्लाइटली लोअर ट्रेंड हो रहा है वो प्रोविजंस का नंबर, 12% लोअर सिक्वेंशियल बेसिस पे। जब हम लार्जली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें एक शार्प अपटिक दिखेगा, अराउंड 1730 करोड़ के आसपास वो पैट नंबर आएगा, 6% ग्रोथ सिक्वेंशियली, 51% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इंडसइंड बैंक का काफ़ी एक अच्छा सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड। और लार्जली देखे जाए तो क्रेडिट कॉस्ट ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक जो लार्जली इन्वेस्टर्स देखेंगे। शुक्रिया हर्ष। और अल्ट्राटेक सीमेंट से क्या उम्मीद कर रहा है बाजार इस बार, एनालिस्ट क्या अंदाजा लगाए बैठे हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। तमाम सीमेंट कंपनियों की तरह अल्ट्राटेक सीमेंट के भी नतीजों में उम्मीद यही लगाकर हम चल रहे हैं कि बिक्री जो है वो बढ़ेगी, लेकिन मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा वॉल्यूम्स की अगर बात करें, ग्रे सीमेंट और व्हाइट सीमेंट वॉल्यूम्स जो है उसमें बढ़त ऑलमोस्ट 7% की सालाना आधार पर देखने को मिलेगी। खासतौर से रेडीमिक्स कॉन्क्रीट रेवेन्यू की अगर बात करें उसमें 27% की इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस, जिस पर नजर रखनी होगी। हालांकि ये 13% तिमाही आधार पर गिरते हुए भी देखने को मिलेंगे। ब्लेंडेड रियलाइजेशन में गिरावट करीब 4% की तिमाही आधार पर दिखेगी, लेकिन 3% की बढ़त ये सालाना आधार पर भी देखेगी। लो सीमेंट प्राइसेस और साथ ही हाई फ्यूल कॉस्ट जो देखने को मिले थे, इसका सीधा असर है जो कि कंपनी के कामकाजी मुनाफे पर पड़ता हुआ दिखेगा। उम्मीद यही है कि रेवेन्यूज जो है वो करीब 15% की बढ़त दिखेंगे, लेकिन कामकाजी मुनाफा जो है वो 21% गिर सकता है। मुनाफे के फ्रंट पर 30% की गिरावट का अनुमान है। वहीं मार्जिन जो है 23% से 15% पर जाते हुए दिखेंगे। तो रेवेन्यू के फिगर को छोड़ दें तो मार्जिन, मुनाफे और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर नतीजे जो हैं वो कमजोर रहेंगे। 1 नवंबर से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए केवाईसी जरूरी हो जाएगी। एनएसडीएल और सीडीएसएल जैसी कंपनियों को के जरिए केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह।
1 नवंबर से नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए केवाईसी करना जरूरी होगा। यानी हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस के लिए केवाईसी के नियम जरूरी होंगे, लागू होंगे 1 नवंबर से। कंपनियों के द्वारा इसमें कुछ राहत मांगी गई, लेकिन हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक IRDA है जो ये नियम 1 नवंबर से लागू करने जा रहा है, और अब कंपनियां भी जो है इसकी पूरी जोर से तैयारी कर रही है। IRDA से अधिकृत जो 4 कंपनियां हैं जिनके जरिए केवाईसी जो है वो की जाएगी, वो है CDSL, NSDL, कावी और केम्स। ये 4 अधिकृत कंपनियां हैं। तो बैकएंड पर जो है कंपनियों को अपना जो सिस्टम है वो इन कंपनियों के साथ लिंक करना होगा। जो भी पॉलिसी होल्डर ग्राहक के द्वारा जानकारी दी जाएगी इन कंपनियों के जरिए वो वेरीफाई होगी और केवाईसी की जो प्रक्रिया पूरी होगी। हर साल जो करोड़ों इंश्योरेंस पॉलिसी है जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, उनकी केवाईसी इन 4 कंपनियों के जरिए होगी, और इसका जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा ही उठाया जाएगा। तो आने वाले दिनों में जो है वो फायदा ये होगा कि एक तो कंपनियों के पास पूरा डेटाबेस तैयार होगा, क्योंकि अभी भी जो है कई सारे जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो अपने पॉलिसी होल्डर का नंबर नहीं देके अपना नंबर जो है पॉलिसी में देते हैं। लेकिन भविष्य में जो है इंश्योरेंस एजेंट के लिए भी जरूरी होगा कि अपने पॉलिसी होल्डर की तमाम सही डिटेल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को मुहैया कराए। इसके अलावा जो फ्रॉड्स होते हैं, फ्रॉड्स पे भी लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों के पास तमाम जो है वो सही जानकारियां पॉलिसी होल्डर से जुड़ी होगी। तो 1 नवंबर से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इसमें किसी भी तरह की रियायत जो है नहीं दी जाएगी। और दिवाली का माहौल चल रहा है और ईटी नाउ स्वदेश पर हम दिवाली की खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने भारतीय संस्कृति में दिवाली के महत्व को लेकर चर्चा की भारतीय संस्कृति विशेषज्ञ नित्यानंद मिश्रा से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। धनतेरस को एक तो यहाँ धन्वंतरी की पूजन का विधान है, तो धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं, इसीलिए आजकल जो भारत प्रशासन ने धनतेरस को नेशनल आयुर्वेद डे, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है। दूसरा, धनतेरस के दिन ये पूरा दीपावली जो पर्व है ये एक व्यापारी वर्ग के लिए विशेष पर्व है। प्राचीन समय में इस समय फसल पक जाती थी, फसल कटती थी और भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, तो फसल के कटने से नए वित्तीय वर्ष का, नई वित्तीय गतिविधियों का प्रारंभ होता था। तो व्यापारी वर्ग में विशेष रूप से दीपावली बहुत प्राचीन समय से एक बहुत बड़ा त्यौहार रहा है। तो यही धनतेरस हो अथवा दीपावली का दिन हो, इस दिन लोग सोना लेते हैं, चांदी लेते हैं, बर्तन लेते हैं, और ऐसा माना जाता है इस दिन जो आप वस्तु लेंगे वो टिकेगी। इस दिन यदि आप दान करेंगे तो बहुत लंबे समय तक पुण्य देगा। इस दिन दीपावली के दिन अथवा धनतेरस के दिन कुछ लेंगे तो बहुत लंबे समय तक टिकेगा, ऐसी मान्यताएं हैं। इस कारण से लोग गाड़ी लेते हैं, लोग सोना लेते हैं, चांदी लेते हैं। और धनतेरस के दिन पहले के समय में यम के सम्मान में दीपक भी जलाए जाते थे। तो ये सब धनतेरस का महत्व है। व्यापारियों के लिए दीपावली का विशेष महत्व है, और जो स्टॉक मार्केट है ये, इस पे जो जितने भी व्यापारी हैं, इसमें बहुत सारे गुजराती समाज और जैन समाज से आते हैं, तो उनके लिए विशेष पर्व है। इस दिन नया व्यापार प्रारंभ करने की परंपरा रही है। जैसे चोपड़ा पूजन होता है, नए चोपड़े बनाए जाते हैं, तो उसी परंपरा से मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा भी प्रारंभ हुई। ये कुछ स्रोतों के अनुसार 1957 से BSE पर और 1992 से NSE पर। NSE 1992 में ही खुला है जैसा आप जानते हैं। तो जिस वर्ष NSE का उद्घाटन हुआ उसी वर्ष से मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा प्रारंभ हुई। बड़ी रोचक बात है, क्योंकि ये विश्व में अनोखी परंपरा है। विश्व में ऐसा कहीं नहीं होता 1 घंटे के लिए स्टॉक मार्केट खुलता है और वहाँ लोग शुभ अवसर पर कुछ लेते हैं, कुछ बेचते हैं। बहुत से हमारे विदेशी मित्र हैं जो पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, और हम उन्हें बड़े गर्व से समझाते हैं। हम समझाते हैं ये हमारी बहुत लंबी परंपरा है और ये बड़ी शुभ मानी जाती है। इस पर अनेक अनुसंधान हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग ने सन 2019 में 3 वर्ष पहले एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें 10-15 वर्षों की मुहूर्त ट्रेडिंग की जो परंपरा है उस पर लिखा था। तो उन्होंने कहा था, ऑन मोस्ट मुहूर्त ट्रेडिंग सेशंस सेंसेक्स राइजेस एंड इन नेक्स्ट सेशन इट फॉल्स। तो हम देखते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग, जो एक दीपावली में इतना हर्ष और इतना उल्लास है, लोगों के मन में एक सकारात्मक भाव रहता है, एक ऐसी सद्भावना रहती है कि आगे सब कुछ अच्छा होगा, और मार्केट भावनाओं का खेल है, सेंटिमेंट्स का खेल है, आप जानते हैं।